नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 21 जनवरी 2023 दिन शनिवार। आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किसान अपडेट न्यूज। किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर पहली बार ई वाउचर के माध्यम से दी जाएगी सब्सिडी। पाले से सब्जियों, फलदार पौधों व सरसों की फसल में 50% तक नुकसान, मुआवजा की रखी मांग। टोहाना बस स्टैंड पर फतेहाबाद में नई जेल सहित इन परियोजनाओं के लिए जमीन खरीद को मिली मंजूरी। राम रहीम को 40 दिन की पैरोल। यूपी के बरनावा आश्रम में रहेगा 14 महीने में चौथी पैरोल। 2.25 माह पहले ही लौटा था जेल। प्रदेश के शहरों और कस्बों में आवश्यकता अनुसार बाईपास रोड बनाए जाएंगे, दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान। हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार एम्बेसडर ऑफ ग्रीन प्लेनेट अवार्ड से सम्मानित। मंत्री बनवारी लाल फिर बोले, रेवाड़ी के माजरा भालके में एम्स संस्थान का जल्द होगा शिलान्यास। नेशनल वोटर्स डे अपडेट। 25 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यमुनानगर में होगा राज्य स्तरीय समारोह। सीएम मनोहर लाल ने दिए निर्देश, पूर्व सरपंच जमा करवाएं ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड। जींद में गन्ने के दाम बढ़ाए जाने के मांग को लेकर किसानों ने जड़ा शुगर मिल पर ताला। आज की खबर में जानेंगे 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर आया। हवलदार और एमटीएस के पदों पर निकली भर्ती। हिसार में भी बीजेपी ने दिया दुष्यंत चौटाला को बड़ा झटका। जिला परिषद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव जीता। पहलवानों का धरना खत्म। खेल मंत्रालय जांच समिति का गठन करेगा। 4 हफ्ते में जांच करेगी कमेटी। तब तक फेडरेशन का काम नहीं देखेंगे ब्रजभूषण। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा मौसम अपडेट। ठंड से मिली राहत। रात्रि तापमान 6 डिग्री से 11.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। मौसम विभाग ने जताई बारिश की आशंका। ठंड ने लोगों को राहत देने का काम किया है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हरियाणा व एनसीआर दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर रात्रि तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से 11.5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जिससे आमजन को कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते शुक्रवार को प्रदेश के उत्तरी जिलों में बारिश हुई है, जबकि दक्षिणी हरियाणा में केवल बादलवाई देखने को मिली है। बता दें कि जिले में एक सप्ताह से लगातार शीतलहर चलने से तापमान शून्य व माइनस में पहुंच गया था। हरियाणा में एनसीआर दिल्ली विशेषकर जिले में आने वाले दिनों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी, जिससे आमजन को ठंड से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं मौसम विभाग ने 25 जनवरी के आसपास अच्छी बरसात का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग में बदलाव के साथ ही किसानों की नजरें आसमान पर टिकी हुई है। तापमान बढ़ने के कारण फसलों को सिंचाई की ज्यादा जरूरत होती है। अगेती सरसों की फसल को सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, परंतु गेहूं की फसल को बढ़ते तापमान में ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। राज्य में ज्यादातर क्षेत्रों में 21 व 22 जनवरी को बीच बीच में आंशिक बादल, परंतु मौसम खुश्क संभावित है। परंतु एक और पश्चिमी विक्षोभ 23 जनवरी से राज्य में सक्रिय होने की संभावना के चलते 23 जनवरी रात्रि से 25 जनवरी के दौरान राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में तेज हवाओं व गरज चमक के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी तथा कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान उत्तर हरियाणा के कुछ एक जिलों में तेज बारिश की भी संभावना बन रही है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा है कि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर पर कीमत का 50% अधिकतम 3 लाख रुपए तक सब्सिडी उपलब्ध करवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने 10 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन किया है तथा स्कीम के दिशा निर्देशों के अनुसार योग्य पाए जाने उपरांत उन्हें ड्रा में शामिल होने के लिए 10,000 रुपए की रिफंडेबल पंजीकरण फीस विभागीय पोर्टल agriharyana.gov.in पर 23 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन जमा करवानी होगी। उन्होंने कहा कि लाभार्थी किसानों का चयन ड्रा के माध्यम से संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तर पर किया जाएगा। डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि इसके अतिरिक्त पहली बार विभाग द्वारा ई वाउचर के माध्यम से किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी, जिससे किसान पूरी राशि के भुगतान की अपेक्षा केवल अपने हिस्से की राशि का ही भुगतान करके ट्रैक्टर खरीद पाएंगे तथा उन्हें ट्रैक्टर की खरीद पर कम से कम आर्थिक खर्च वहन करना होगा। सरकार द्वारा राज्य में कुल 600 ट्रैक्टरों की खरीद पर लगभग 20 करोड़ रुपए का अनुदान अनुसूचित जाति के किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित, पुलिस ने रूट किए परिवर्तित। गणतंत्र दिवस समारोह व रिहर्सल के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की ओर से दिल्ली की ओर जाने वाले भारी वाहनों के मार्ग परिवर्तित कर दिए गए हैं। भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। केवल खाद्य एवं जरूरी सामान से भरे वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। मार्गों पर व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है और इसके लिए तैयारी कर ली गई है। कई नाके बनाए गए हैं जिन पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि 22 जनवरी को दोपहर 2 बजे से लेकर 23 जनवरी दोपहर तक तथा 25 जनवरी को दोपहर 2 बजे से लेकर 26 जनवरी को कार्यक्रम के समापन तक दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। सभी भारी वाहन चालकों से आमजन की सुविधा व यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस का सहयोग करने को कहा गया है।
हरियाणा पंचायतों के अधिकारों में बढ़ोतरी करने वाला देश का पहला राज्य बना। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में बढ़ोतरी कर उन्हें ताकत प्रदान की है। जनप्रतिनिधियों को 1 रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक के विकास कार्य करवाने की शक्तियां दी गई है। विकास एवं पंचायत मंत्री फतेहाबाद में आयोजित एक सम्मान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। देवेंद्र बबली ने जनप्रतिनिधियों को बधाई दी और कहा कि जिन उम्मीदों पर जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है वे उन पर खरा उतरते हुए गाँव के विकास के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन का युग है और तकनीक का इस्तेमाल कर विकास परियोजनाओं को सिरे चढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई टेंडर व्यवस्था एक पारदर्शी और जवाबदेही प्रणाली है। देवेंद्र सिंह बबली ने बताया कि उनके विभाग ने 5,800 जनप्रतिनिधियों का डाटाबेस के आधार पर 3,800 सरपंचों से कॉल के द्वारा फीडबैक लिया गया। उनमें से 3,150 सरपंचों ने ई टेंडर प्रणाली पर सहमति जताई है। साथ ही उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर ही मौजूदा व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। देवेंद्र बबली ने कहा कि पंचायतों को पर्याप्त फंड उपलब्ध करवाए जाएंगे और विकास परियोजनाओं को गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार शहरों की तर्ज पर गाँव का विकास करवाना चाहती है और इसके लिए ही व्यापक योजनाएं तैयार हो रही हैं। रेप और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर मिली 40 दिन की पैरोल, आ जाएगा जेल से बाहर। हरियाणा से एक और बड़ी खबर आई है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल दे दी गई है। रेप और हत्या के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। इस संबंध में अधिकारियों ने जानकारी दी है। दरअसल डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह अपनी 2 शिष्याओं के साथ रेप के आरोप में 20 साल और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। राम रहीम को इससे पहले अक्टूबर में भी 40 दिन की पैरोल दी गई थी, जिसके 56 दिन बाद एक बार फिर से राम रहीम को पैरोल मिल गई है। इस मामले में रोहतक के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने बताया कि 40 दिनों के लिए पैरोल दी गई है। इस अवधि में राम रहीम यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में कटेगी। सूत्रों की माने तो बाबा राम रहीम 25 जनवरी को पूर्व डेरा प्रमुख शाह सतनाम सिंह की जयंती के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि हर साल 25 जनवरी को सिरसा स्थित डेरे में दूसरे गद्दीनशील संत शाह सतनाम महाराज का अवतार दिवस मनाया जाता है। इस क्रम में डेरे में भंडारे के साथ सत्संग का कार्यक्रम भी होता है। प्रदेश सरकार की ओर से शुरू किए गए विभिन्न प्रोजेक्ट को तय समय में पूरा करें ताकि उन सुविधाओं का लाभ आमजन को जल्द से जल्द मिल सके। वहीं सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। यह निर्देश महेंद्रगढ़ जिला उपायुक्त डॉक्टर जयकृष्ण आभिर ने शुक्रवार को नारनौल लघु सचिवालय में जिला अधिकारिता बोर्ड की बैठक में दिए। इस अवसर पर डीसी ने बारी बारी से जिले में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट की समीक्षा की। स्वच्छता के संबंध में उन्होंने कहा कि नगर परिषद व B&R यह सुनिश्चित करे कि सड़कों के किनारे पॉलीथीन व कूड़ा न पड़ा रहे। उन्होंने सभी बीडीपीओ को निर्देश जारी किए। नई ग्राम पंचायतों का गठन हो चुका है। ऐसे में सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार विकास कार्य करवाए जाएं। इन विकास कार्यों में सरपंचों का अहम रोल होता है। सरपंचों को भी नई गाइडलाइन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दें ताकि किसी भी प्रकार का संशय न रहे। उपायुक्त ने सड़कों के संबंध में B&R विभाग को निर्देश जारी किए हैं कि फरवरी में तुरंत प्रभाव से सड़कों की युद्ध स्तर पर मरम्मत शुरू की जाए, तब तक सर्दी भी कम हो जाएगी। इसके अलावा जो नई सड़कें बनी है उन पर भी फरवरी में काम शुरू करवाया जाए। उपायुक्त ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि क्रेशर जोन के अंदर प्रदूषण मापने के 5 नए यंत्र लगाए जाएं ताकि पूरे क्षेत्र में प्रदूषण की सही स्थिति का पता रहे। हरियाणा के रेवाड़ी में डीटीपी ने 2 अवैध कॉलोनियों पर चलाई जेसीबी, 5 एकड़ में डीपीसी और 4 दीवारें किए ध्वस्त। रेवाड़ी में डीटीपी की टीम ने शुक्रवार को एक बार फिर से अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई में डीटीपी की टीम ने 2 स्थानों पर करीब 5 एकड़ जमीन पर विकसित की जा रही कॉलोनियों में निर्माण ध्वस्त कर दिए। पुलिस बल की मौजूदगी के कारण डीटीपी की कार्रवाई का विरोध भी नहीं हो सका। इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनियों के निर्माण करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। डीटीपी मनदीप सिहाग के निर्देश पर शुक्रवार को विभाग की एक टीम जेसीबी लेकर पहले दिल्ली रोड पहुंची। वहां 3 एकड़ जमीन में विकसित की जा रही कॉलोनी के निर्माण धराशायी कर दिए। इस जमीन पर जेसीबी मशीन से 14 डीपीसी और 3 4 दीवारें तोड़ दी गई। इसके बाद डीटीपी की टीम रामगढ़ रोड पर बुडानी की राजस्व सीमा पर पहुंची। वहां टीम ने 2 एकड़ में बन रही 4 डीपीसी ध्वस्त कर दी। प्लॉट काटकर खड़े किए जा रहे आरसीसी पोल भी उखाड़ दिए गए। पुलिस बल मौजूद होने के कारण निर्माण करने वाले लोग डीटीपी की कार्रवाई का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। आपको यहाँ पर बता दें कि डीटीपी की टीम कुछ अन्य कॉलोनियों में भी तोड़फोड़ की कार्रवाई कर सकती है। बता दें कि प्रदेश सरकार की अनियमित कॉलोनी को रेगुलर करने की घोषणा का प्रॉपर्टी डीलर और कॉलोनाइजर जमकर फायदा उठा रहे हैं। लोगों को कॉलोनी जल्द विकसित होने का भरोसा दिलाते हुए यह लोग महंगे दामों पर प्लाट बेचने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद जब खरीदार प्लाटों पर निर्माण शुरू करते हैं तो डीटीपी की टीम उनके अरमानों पर पानी फेर देती है। इससे अनियमित कॉलोनियों में प्लाट खरीदने वाले लोगों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। कई जगह तो रातों रात निर्माण किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि प्लाट खरीदने वाले लोगों को नुकसान से बचने के लिए पहले डीटीपी कार्यालय आकर कॉलोनी को विकसित होने के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। उन्हें प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए।
हाईकोर्ट का आदेश, अब गेट के अंकों के आधार पर होगी असिस्टेंट इंजीनियर के 143 पदों की भर्ती। हरियाणा में असिस्टेंट इंजीनियर के 143 पदों की भर्ती में हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा के निवासियों के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड और अनुभव के अतिरिक्त 20 अंक दिए जाने के नियम पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब गेट के अंकों के आधार पर ही इन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। याचिकाकर्ता ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए इस प्रावधान को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर सरकार को नोटिस जारी कर पूछा था कि वह बताए कि क्यों न इस प्रावधान पर रोक लगा दी जाए। इस मामले में ठोस जवाब नहीं मिलने के कारण हाईकोर्ट ने वीरवार यानी गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 24 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई तक सामाजिक आर्थिक मानदंड और अनुभव के 20 अंक दिए जाने के प्रावधान को निलंबित कर दिया है। हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक, टोहाना बस स्टैंड व फतेहाबाद में नई जेल सहित इन परियोजनाओं के लिए जमीन खरीद को हुई मंजूरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा सरकारी परियोजनाओं के लिए भू मालिकों से उनकी सहमति से जमीन खरीदने के लिए आरंभ किया गया ई भूमि पोर्टल कारगर सिद्ध हो रहा है। अब सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाता, बल्कि सीधे भू मालिकों से संवाद कर एक निश्चित दरें तय कर उनकी सहमति से जमीन खरीद ली जाती है। यहाँ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक में टोहाना बस स्टैंड व फतेहाबाद नई जेल सहित अन्य परियोजनाओं के लिए 68 एकड़ जमीन की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है। इस पर लगभग 44 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता उपस्थित थे। इन सबके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तावित सरकारी परियोजना के लिए अपनी जमीन देने वाले भू मालिकों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भू मालिकों से बातचीत करते हुए कहा कि उनके इलाके में सरकारी परियोजनाओं के विकास से उनके साथ साथ आसपास के गाँव को भी काफी फायदा पहुंचेगा और निश्चित रूप से विकास के साथ साथ रोजगार, व्यवसाय जैसे कई अन्य अवसरों के भी द्वार खुलेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला सेंट्रल जेल में अपने दौरे के दौरान ओलंपियन खिलाड़ियों के विरोध प्रदर्शन एवं कुश्ती संघ अध्यक्ष के इस्तीफे देने की मांग पर साफ तौर पर कहा कि यह खिलाड़ियों का मुद्दा है, इसे राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। राजनीतिज्ञों को भी इसे राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए, यहाँ तक कि खिलाड़ी भी इसे राजनीति नहीं बनाना चाहते। गृह मंत्री ने कहा कि कुछ राजनेता खिलाड़ियों के मंच पर गए भी थे, वहाँ खिलाड़ियों ने उन्हें नीचे उतार दिया और कहा कि यह खिलाड़ियों का अखाड़ा है, इसे राजनीति मत बनाओ। तो इन राजनेताओं को अपना मुंह बंद रखना चाहिए और सरकार पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले मामले की जांच होगी। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए हैं यह संगीन मामला है। जहां तक मैं अपनी पार्टी को जानता हूं, वो किसी भी गलत आदमी को बख्शती नहीं है, लेकिन इसके लिए जांच होना जरूरी है। मंत्री ने कहा कि जांच कमेटी बना दी गई है और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस मामले में सरकार मूक दर्शक नहीं बल्कि बहुत गंभीर है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश के शहरों और कस्बों में यातायात का दबाव कम करने के लिए आवश्यकता अनुसार बाईपास रोड बनाए जाएंगे। उन्होंने राज्य के करीब 1 दर्जन बाईपास रोड के मामलों की विस्तार से सुनवाई की और अधिकारियों को इस दिशा में आगे कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जिनके पास लोक निर्माण विभाग का प्रभार भी है, ने राज्य के कई बाईपास रोड का निर्माण करने को लेकर बैठक बुलाई थी। इस अवसर पर बैठक में विधायक मोहम्मद इलियास समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सड़कें किसी भी प्रदेश के आधारभूत संरचना का अहम हिस्सा होती है, इसलिए राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार सड़कें तथा बाईपास रोड का निर्माण कर रही है। दुष्यंत चौटाला ने रेवाड़ी जिला के कोसली में नया बाईपास रोड तैयार करने, नूह जिला के पिनगुआ, जींद जिला के उचाना में साउथर्न बाईपास, हिसार जिले के नारनौद में नया बाईपास रोड बनाने के लिए चर्चा की। इसी प्रकार सोनीपत जिला के गोहाना व गन्नौर कस्बा का 4 लेन बाईपास, झज्जर जिला के बेरी कस्बा का नया बाईपास, सोंदी व पेलपा बाईपास, चरखी दादरी जिला के बारडा कस्बा का बाईपास बनाने के लिए भी आगे की कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इनके अलावा डिप्टी सीएम ने द्वारका एक्सप्रेसवे से एम्स बाड़सा तक नया रोड बनाने, पलवल जिला के मंडकोला शिलानी रोड को डीएनडी, केएमपी एवं दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए भी लिंक रोड बनाने पर भी विस्तार से चर्चा की। गत दिनों पड़े कड़ाके की ठंड ने जहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं खेतों में फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। स्थिति ये है कि फसलों में धरती पर सुबह पाले की परत जमी हुई दिखाई देती है। फसलों में भारी नुकसान को देखते हुए लोहारू हलके से पूर्व जिला प्रमुख एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजबीर फरटिया ने जारी प्रेस बयान में कहा कि सरकार को तुरंत स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह से पड़ रही कड़ाके की ठंड से क्षेत्र के किसानों को सरसों सहित अनेक सब्जियों, फलदार पौधों के बाग इत्यादि फसल बर्बाद होने से उनको भारी नुकसान पहुंचा है। इसलिए सरकार को किसानों की मदद के लिए तुरंत आगे आना चाहिए और तुरंत प्रभाव से स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को प्रति एकड़ कम से कम 40,000 रुपए मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि गत दिवस क्षेत्र के किसान इसके लिए सरकार को ज्ञापन भी दे चुके हैं, परंतु सरकार का किसानों के प्रति कोई एक्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि बीजेपी किसानों के लिए कितनी गंभीर है।
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिए निर्देश, पूर्व सरपंच जमा करवाएं ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा है कि जिन पूर्व सरपंचों ने अब तक पंचायत का रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया है, उनसे तुरंत रिकॉर्ड लेकर नवनिर्वाचित सरपंचों को सौंपने का कार्य करें, ताकि गांव के विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। मुख्यमंत्री यहां हरियाणा निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वीसी के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ बैठकर बात कर रहे थे। मनोहर लाल ने उपायुक्तों व अतिरिक्त उपायुक्तों के अलावा प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के साथ साथ ग्राम संरक्षक योजना के तहत सौंपी गई शिवधाम नवीनीकरण योजना, पार्क एवं व्यायामशाला, आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने पंचायतों के जनप्रतिनिधियों, चाहे वे पंच हो या फिर सरपंच हो, ब्लॉक समिति या जिला परिषद का सदस्य हो, से स्पष्ट किया है कि ग्रामीण विकास विभाग व पंचायती राज दोनों अलग अलग है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक गाँव के विकास की बात है तो इसकी जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग की होती है, न कि पंचायती राज की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सरपंचों, ब्लॉक समिति या फिर जिला परिषद के चेयरमैनों को डीडीओ की शक्तियां दी है। गांव के विकास कार्यों में पारदर्शिता के लिए सरकार द्वारा जल्द ही अधिसूचना भी जारी की जाएगी, जिससे प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति, टेंडर, वर्क ऑर्डर व अदायगी संबंधी सभी बारीकियों की जानकारी मिलेगी। ग्राम सचिव भी ग्रामीणों को इस बारे में जागरूक करें। मनोहर लाल ने इस अवसर पर कहा कि पहले चरण में प्रदेश भर में 1000 पार्क एवं व्यायामशालाएं बनाई जा रही है। अधिकतर गाँव में पार्क एवं व्यायामशालाएं बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। जिन गाँव में अभी नहीं बनी है, उस बारे में जिला उपायुक्त सरकार को शीघ्र अतिशीघ्र रिपोर्ट भेजें कि किन किन गाँव में पंचायत को 2 एकड़ भूमि उपलब्ध है, ताकि वहां पर पार्क एवं व्यायामशालाएं खोली जाएं। अधूरे कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट की मांग लिखित में भिजवाएं। एसएससी जॉब्स अपडेट, हवलदार और एमटीएस के पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां परमानेंट आधार पर की जाएंगी। यदि आप भी इन पदों के लिए इच्छुक हैं तो अपने आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 19 फरवरी 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपए फीस रहेगी। वहीं एससी, एसटी और एएसएम के लिए कोई फीस नहीं रहेगी। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 से 27 वर्ष निर्धारित की गई है। एमटीएस के पदों की बात करें तो 10,880 पद रहेंगे। वहीं हवलदार के 529 पदों पर यह भर्तियां की जाएंगी। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। सफलतापूर्वक ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंट अवश्य ले लें। लगातार दूसरे दिन गिरा बाजार, सेंसेक्स 236 अंक गिरकर 60,621 पर बंद, निफ्टी 80 अंक टूटा, हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप लूजर रहा। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 236 अंक गिरकर 60,621 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 80 अंकों की गिरावट के साथ 18,027 पर पहुंच गया है। यह बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में गिरावट रही। वहीं 9 शेयरों में तेजी देखने को मिली। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, नेस्ले इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी लाइफ और बजाज फिनसर्व समेत निफ्टी के 36 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सराफा बाजार में सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 57,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 68,453 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। डॉलर रुपया के मुकाबले 18 पैसे कमजोर हुआ है। 1 डॉलर का रेट 81 रुपए 18 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।